Yes, sir. We can start with our next session. Fine. Now I'll be discussing something related to curriculum. Today, in this session, we'll be discussing about curriculum and perspectives of curriculum. We'll be discussing something related to consideration for designing the curriculum. And ultimately, we will discuss on framing the curricular objectives and organization of content. हम इतने तीन चीजों पे यानी कि इसका जो कंसेप्ट है उस पर किसी भी करिकुलम को डिजाइन करने के लिए उसके हमें क्या कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो और इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम करने चाहिए और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, इतनी चीजों पर हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं. May I have one question, sir? प्लीज. सर अपन पीस किसे कह सकते हैं? अगर पीस कहना है तो हर एक के लिए डेफिनेशन अलग रहेगी या कोई पीस के लिए एक कार्य हो सकता है जिससे सभी को पीस मिले? हाँ. मैंने कहा था कि पीस के लिए डेफिनेशन कोई गलत नहीं है, जहां से आप शुरुआत करते हैं वहीं से सही, क्योंकि ये भी देखिए कैसा हो जाता है कि हम लोग अपने आप को सही और गलत करने में ही ऊपर नहीं आ पाते हैं. मैं सही और वो गलत, या फिर वो सही मैं गलत, या कुछ भी ऐसा सही गलत. वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट. इट इज अगेन अ पर्सपेक्टिव. हमको यही सोचना है. मैं इतना समझता हूँ, मैंने जो डेफिनेशन लिया है, पसंद किया है, और मैं जो समझता हूँ, मैं इतना समझता हूँ कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मली आमतौर पर ये कह देते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे पहचानता हूँ. हम किसको जानते हैं और किसको पहचानते हैं? अपने आप को भी हम नहीं जानते हैं. मैंने कल ही कहा था कि हम हमारे बच्चों को पूछते हैं कि 5 बातें अपने लिए जो अच्छी बातें हैं वो बताइए, और कुछ ऐसी बातें बताएं जो लोगों को नहीं पसंद आती. वो लोग वो भी नहीं बता पाते हैं. ऐसा नहीं है कि शर्म और लज्जा है उनको. अच्छी बात बताने में कहाँ से शर्म और लज्जा, पर वास्तव में हमने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया है. तो सबसे पहली चीज पीस के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि आप अपने आप को जानिए. हमें किसी को और को नहीं जानना है, अपने आप को जान लीजिए, बराबर. और अपने आप को समझाइए. छोटी छोटी बातें, आप ओनर किलिंग आजकल देखिए कितना होता है, और हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको भी पंख मिल जाते हैं तो उड़ने की कोशिश करते हैं. वो उड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसमें भी सही गलत तय करने में लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. अब जिंदगी उनकी है और वो भी समझदार हैं. हमारा काम है गाइड करना. हमको हमारे डिसीजन नहीं थोपना है उन पर हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रीट देम एज हम अवर प्रॉपर्टी. हमारा सामान हो उस तरह से हम ट्रीट करने लगते हैं, और किसी भी तरह से हम समझाने बुझाने की कोशिश करते रहते हैं. वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो, एंड वी हैव टू हेल्प देम टेक अ राइट कॉल. अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या है? तुम एक अच्छा जीवन जियो बच्चों के लिए. तुम्हारा पार्टनर जो हो वो अच्छा हो, समझदार हो, तुम्हारा ख्याल रखे. अगर वो सोचता है कि उसकी समझ अच्छी है और उसने सोच एक अच्छा पात्र ढूंढा है, तो लेट अस सी, चेक एंड एंश्योर. हमको भी मदद करनी चाहिए कि चलो हम देख लेते हैं मिलके अच्छा है या नहीं है, बराबर. और फिर हमें कुछ सवाल खड़े कर देना कि ये सवाल देखिए आप, इनमें देखना है आपको, बाकी हमें कोई एतराज नहीं है. और इसमें भी अगर आपको लगता है कि अच्छी बात है तो ठीक है. वी आर गिवर्स ऑफ लाइफ, वी हैव टू गिव, नॉट टू टेक. और ऐसा तो हक ही नहीं है हमको, कानून ने भी नहीं दिया, और वैसे भी ह्यूमैनिटी आल्सो डजंट अलाउ किलिंग. किसी भी कल्चर में ये नहीं कहा गया कि इसको मारो, कहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा. तो अल्टीमेटली हमको पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करना, और विजय से भी ज्यादा हमको अपने आप को अच्छे से समझना है, समझाना है. व्हेन वी आर एट हार्मनी विथ अवर सेल्फ, जब हम अपने आप से ऐक्य या फिर एकता स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे पर्यावरण से भी एकता स्थापित कर ही लेते हैं, और वहां से आपको पीस मिलनी शुरू होती है. सारी चीजें जो भी डेफिनेशन आप लेंगे, सभी चीजें इसके अंदर आ ही जाएंगी. कुछ से कुछ भी, चाहे वह सामान हो, व्यक्ति विशेष हो, कुछ भी हो, सब कुछ अंदर इंक्लूड हो सकता है. सो ओवरऑल आई फील दैट पीस इज अबाउट डेवलपिंग द हार्मनी विथ अवर सेल्फ. पहले अपने आप से तादात्म्यता स्थापित करना, ऐक्य स्थापित करना, और फिर अपने पर्यावरण से ऐक्य स्थापित करना. इतना अगर हम करते हैं तो शायद पीस की शुरुआत हम कर रहे हैं. दैट इज नॉट ऑल, पर वहां से शुरुआत होती है, फिर आपका पथ जो है वो चलते रहता है. आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई यू. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
थैंक यू सर। सर स्लाइड चेंज नहीं हुई है, थोड़ा करके देख। ठीक है, जी शुड वी मूव अहेड? यस सर प्लीज। सर आपके क्रेडेंशियल वाली स्लाइड दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, हम मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं है। जी सर जी ओके। हाँ, आप जरा स्लाइड देखिएगा, मैं चेंज किए जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक चिड़िया भी रखी है, मुझे बताएंगे किस खुशी में? अरे ये चीज जरूरी था या नहीं? हम बच्चों को पंख दे सकते हैं अपना करिकुलम डिजाइन करके। समथिंग लाइक दैट, यस। और करिकुलम यही काम करती है, ये पंख का काम करती है। टीचिंग में अगर देखेंगे तो इन टीचिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं टीचिंग लर्निंग के? एनी ऑफ यू प्लीज? टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव हो गया मैडम, नॉट ऑब्जेक्टिव। आई एम टेलिंग ये ऑब्जेक्टिव है, सही ऑब्जेक्टिव है, पर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि टीचिंग के कंपोनेंट, इसके भाग क्या हो सकते हैं टीचिंग लर्निंग में? कौन से अंग हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट हैं? शिक्षक चलिए है, मैं विद्यार्थी है, हाँ, वेरी गुड। प्रिंसिपल है, पेरेंट्स है ठीक। जब और हम टीचिंग समाज है, समाज है। ठीक है, और एक चीज रह गया, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई। शिक्षक और समाज को शिक्षक और विद्यार्थी को क्या चीज जोड़ती है? कम्युनिकेशन, कंटेंट। कम्युनिकेशन किसका करेगा? कंटेंट का, ठीक है। कंटेंट का। और वो कंटेंट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो अगर हम कायदे से देखने जाए तो डायरेक्टली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, और इसीलिए हम एजुकेशन को ट्राइपोलर बोलते हैं। पहले एजुकेशन को यूनिपोलर कहा गया, यूनिपोलर यानी एक ही पोल है एजुकेशन, और वह शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। और शिक्षक जो बोलेगा वही होगा, वही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो सामने आता है शिक्षा ले लो, जाओ भागो, सामने वाले को क्या मिलता है नहीं मिलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कई एक लोगों ने इसका विरोध किया कि बोला अरे ऐसा कैसे होता है भाई, शिक्षक तो ठीक है, जरूरी है, पर विद्यार्थी भी तो होता है। तो बोला हाँ ठीक है, कई सारे लोग आए उसमें भी, और चाइल्ड साइकोलॉजी वाली बात आई, कहा ठीक है दो पोल चाहिए एजुकेशन में, टीचर और स्टूडेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड दस एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस यानी दो पोल्स हैं, दो अंग हैं, बहुत जरूरी है। द्विध्रुवी प्रक्रिया है शिक्षा, और द्विध्रुवी मतलब एक ध्रुव जो है वो शिक्षक है, दूसरा है विद्यार्थी है। उल्टा भी बोल सकते हैं, विद्यार्थी है शिक्षक है, पहला विद्यार्थी है, पहले दूसरे की बात नहीं है, यहाँ पे पीस आ जाता है। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट दो ध्रुव हैं, और वो है शिक्षक विद्यार्थी या विद्यार्थी शिक्षक। यहाँ भी थोड़ी चर्चा और बहसबाजी हो गई, और लोगों ने कहा कि अरे भाई ऐसा थोड़ी चलता है, खाली शिक्षक विद्यार्थी नहीं, शिक्षक विद्यार्थी को जोड़ा कैसे जाता है? तो ये करिकुलम, ये करिकुलम भी इंपॉर्टेंट है, और ये करिकुलम अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक चर्चा क्या करेगा, विद्यार्थी पढ़ेगा क्या, सीखेगा क्या, ये भी तो तय करना जरूरी है। तो करिकुलम भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से शिक्षा को फिर त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया गया कि शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और करिकुलम, यानी कि अभ्यासक्रम। अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम थोड़े से भिन्न हैं एक दूसरे से। लोग उसे आमतौर पर एक ही समझ लेते हैं कि करिकुलम और अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम दोनों सेम है, करिकुलम एंड सिलेबस, पर दोनों अलग अलग है। मूल चीज ये है कि यही पाठ्यक्रम है जो हमारे बच्चों को या भावी पीढ़ी को, किसी को भी, हम लोगों को भी इसी करिकुलम ने पंख दिए हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर चिड़िया को रखा हुआ है। मैंने जैसे कहा अभी कि अभी हम करिकुलम एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ करिकुलम की चर्चा करेंगे, कंसिडरेशन
क्या क्या करिकुलम या अभ्यासक्रम को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और अभ्यासक्रम के ऑब्जेक्टिव्स, हेतु, उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कैसे बनाना है, और इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इसका संगठन कैसे करना है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, और हमको ये सोचना है कि करिकुलम है क्या। एनी ऑफ यू फ्रॉम योर साइड, आप क्या समझते हैं करिकुलम क्या है, अभ्यासक्रम क्या हो सकता है? हेलो, आई एम ऑडिबल? पूरे साल भर में बच्चों को जो शिक्षा देनी है उसका एक ढांचा है करिकुलम, उसमें सब्जेक्ट भी आ गए और एक्टिविटीज भी आ गई पूरे साल भर की। साल भर की, ठीक। To give the students information रिलेटेड टू related to whatever is happening in day-to-day routine life or whatever new concepts are coming. Fine, good. Anything else? Course content related to syllabus. Course content related to syllabus. Okay, fine. इसके अलावा और कुछ? Anyone from your side? और कुछ? फाइन। अगर देखने जाए तो ठीक है, ये सब तो है ही है, ये करिकुलम का भाग, अभ्यासक्रम का भाग है ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये सब करिकुलम के भाग है। और करिकुलम इससे भी विशाल है। करिकुलम को अगर जो देखा जाए तो हमने जो पाठ्यक्रम का, वो पाठ्यक्रम तो आ ही जा जाए। बच्चे या 2 साल का एमएससी का कोर्स है या एमए का कोर्स है या एमकॉम का कोर्स है, तो 2 साल में बच्चे क्या क्या सीखेंगे। प्राइमरी है तो पूरे प्राइमरी में बच्चे क्या क्या करेंगे, 2 से 5 साल की उम्र में, 5 से 8 साल की उम्र में, 8 से 13 साल की उम्र में बच्चे क्या क्या सीखेंगे। जब हम इस पूरे भाग के लिए तय करते हैं, हम उसको करिकुलम कहते हैं। सिलेबस जो होता है, सिलेबस हमने जैसे कहा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किसी एक साल के लिए होता है और वो पाठ्यक्रम इसका भाग है, करिकुलम का पाठ्यक्रम इसका पार्ट है। ओके, जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम सिर्फ वो चीजें इंक्लूड करता है जो कक्षा में बच्चे सीखते हैं, कक्षा के अंदर। पाठ्यक्रम नॉर्मली कक्षा के बाहर की चीजों को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन जब हम करिकुलम की बात करते हैं, अभ्यासक्रम की बात करते हैं, तो अभ्यासक्रम जो है वो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों चीजों की बातचीत कर लेता है। तो कोई भी वो कार्यक्रम जिसमें हम विद्यार्थी के हित में, विद्यार्थी कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर क्या क्या चीज कर सकता है, ये जब हम निर्धारित करते हैं या ये जो भी निर्धारित करता है, हम उसको करिकुलम कहते हैं। अगर शॉर्ट में हम बोलें तो करिकुलम कभी भी एक ब्लूप्रिंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो बच्चों के लिए अध्ययन अनुभव देता है। बच्चे क्या क्या अनुभव लेंगे। और देखिए अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ और पहला डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन आपको लगता है कि सही है, A curriculum is a blueprint of the teaching learning process that includes the experiences of learner। है, सही है, पर ये इसको हम पूर्ण व्याख्या बोल सकते हैं या नहीं? Anyone from your side? हम इसको पूर्ण व्याख्या बोल सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? नहीं। नहीं क्यों? सर, एक क्यों? पार्ट है उसका ये। क्या, किस चीज की कमी है इसमें? ज्यादा स्पष्टता नहीं है। आप देखिए, ब्लूप्रिंट है, अच्छी बात है, फाइन, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर इसमें ये चीज क्लैरिफाई नहीं होता है कि कौन सिखाएगा। है, बच्चों के लिए अध्ययन अनुभव है, वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कौन सिखाएगा वो नहीं पता चलता है। दूसरी चीज, बच्चे कैसे सीखेंगे। किसी भी व्याख्या को हम पूर्ण कब बोलेंगे? किसी भी व्याख्या को हम पूर्ण तब बोलेंगे जब वो सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर लेता है। व्याख्या तो सभी हैं,
सभी ने सब कुछ दिया है, बराबर, और हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, पर हमको ये भी देखना है कि क्या वो व्याख्या सारी चीज़ों को या सारी बातों को कवर कर लेता है या नहीं। अगर पहली व्याख्या हम देखेंगे तो इट इज़ अ गुड डेफिनिशन, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा तो है, पर पूर्ण व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है, वो ऐसा तो बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि अध्येता यानी कि लर्नर कौन से अनुभव लेगा उसकी भी बात कर रहा है, दैट इज फाइन। पर कौन देगा, कैसे दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, इसकी कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही है। तो फाइन, दिस इज अ डेफिनेशन, आप कभी भी लिख ही सकते हैं, चलेगा ही चलेगा, पर ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसके सामने मैंने दूसरी डेफिनेशन रखी है, आप वो देख सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन हमको ये कहती है कि करिकुलम refers to an interactive system of instruction and learning with specific goals, content, strategies, measurement and resources. अब यहाँ देखेंगे तो रिसोर्सेज में टीचर भी आ जाएगा, स्टूडेंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई टीचिंग एड्स वगैरह और क्या चाहिए वो भी बता देगा। ये एक अच्छा डेफिनेशन है। ये भी कहा कि इंटरेक्टिव सिस्टम है, और सिस्टम किसका है? इंस्ट्रक्शन का और लर्निंग का। हम क्या सिखाएंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, उसके बारे में, और वो भी कैसे, तो विद स्पेसिफिक गोल्स, उसके उद्देश्य हैं। आपको उस उद्देश्य को पकड़ना है और उस उद्देश्य को लेकर ही चलना है और तय करना है। हम जब भी परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा का मूल हेतु ही, मूल काम क्या है? तो उसको यही देखना है कि जो शिक्षा के उद्देश्य थे, क्या उन उद्देश्यों की पूर्तता हो गई है या नहीं। बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो क्या है? हम ऐसा समझते हैं कि जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए हैं। ओके, स्पेसिफिक गोल्स, कंटेंट भी है, उद्देश्य है, पर उद्देश्य की पूर्तता करने के लिए आपके पास कंटेंट चाहिए, विषय वस्तु चाहिए। तो विषय वस्तु यानी कि वो करिकुलम का भाग हुआ। स्ट्रेटेजीज, कैसे पढ़ाएंगे, मेथड क्या होगा, मेजरमेंट, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे आप, बराबर, और रिसोर्सेज, कौन कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये डेफिनेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की तरह है। ये आपको पेडागोगी भी बताता है, ये आपको उद्देश्य की भी बात करता है, ये आपको विषय वस्तु की भी बात करता है, लगभग सारी चीजें जो हैं वो बात कर देता है। अब तीसरी व्याख्या देखेंगे। तीसरी व्याख्या भी कुछ वैसी है, पर थोड़ी कम क्लैरिटी वाली है। द डिजायर्ड आउटकम ऑफ करिकुलम is successful transfer and or development of knowledge, skills and attitude. इसने सिर्फ आउटपुट पर ध्यान दिया है इस व्याख्या ने। पहली व्याख्या जो थी वो इनपुट की बात कर रही थी कि क्या दिया जाएगा उसके बारे में बात करता, पर वो आउटपुट की बात नहीं कर रहा था कि आउटकम क्या होगा। तीसरी व्याख्या जो है, तीसरी व्याख्या आपको सिर्फ आउटपुट की बात करेगा, आउटपुट ये होना चाहिए, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, बराबर, उसकी बात करें, पर कैसे होगा, कौन करेगा, यहां पर भी उसकी स्पष्टता नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो फाइन डेफिनेशन, गलत हम नहीं बोलेंगे, पर पूर्ण व्याख्या इसको नहीं बोला जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन का आप कभी भी उपयोग में ले सकते हैं। अभी यहां हमने जब ये बात की तो अब ये हमको सोचना रहा कि करिकुलम की जरूरत क्या हो जाती है। वैसे वो डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपको जरूरत स्पष्ट हो जाएगी, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ करिकुलम। एक करिकुलम की ऐसी जरूरत क्या आन पड़ती है? एनीवन फ्रॉम योर साइड प्लीज। टीचिंग लाइन में एक दिशा मिलती है सर करिकुलम से। अगर करिकुलम नहीं रहा तो कौन क्या पढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन सी एक्टिविटी लेनी है, कौन से टॉपिक पे एग्जाम्स लेनी है, इसका कोई भी ये नहीं रहेगा। इसलिए एक प्रॉपर वे के लिए करिकुलम बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी पता रहेगा कि हमें क्या करना है और कहाँ तक के हमें गोल के पास जाने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। एकदम बढ़िया, ठीक, आपने बहुत कुछ इंक्लूड कर लिया।
very good. सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ता है specific. ठीक, सब्जेक्ट नॉलेज वेरी गुड, टू एक्वायर नॉलेज क्या प्राप्ति के लिए। करिकुलम ये भी डिसाइड करता है कि कौन से एज ग्रुप के लिए अपन शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए क्या एबिलिटी है, उसके वजह से अपन अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि किस सेक्शन में क्या जरूरी होगा, मतलब जो एज ग्रुप्स रहेंगे जिनके लिए हमने करिकुलम डिजाइन किया है। वेरी गुड। हम लिवोली थ्योरम जो है वो हम दूसरी तीसरी वालों को या 7वीं 8वीं वालों को नहीं पढ़ाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम दूसरी कक्षा वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते, सुनाते भी नहीं है, थ्योरम वर्ड ही नहीं यूज करते। हमको देख करिकुलम ये भी तय करता है कि किस बच्चे को क्या चाहिए ना। ठीक, तो बच्चों की जरूरत क्या है, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि बच्चों की जरूरत क्या है, वो जरूरतों को देखने के लिए भी करिकुलम की जरूरत होती है। ठीक, और सिर्फ इतना ही है या और भी कुछ हो सकता है? वो एक रोड मैप प्रोवाइड करता है सर एग्जैक्ट गोल अचीव करने के लिए। हाँ, और ये रोड मैप किस किस का होना चाहिए शिक्षा में? और क्या शिक्षा में क्या सिर्फ बस वर्गखंड के अंदर ही हमको मैथ साइंस इंग्लिश इतना ही, और मैथ साइंस इंग्लिश में हम क्यों पढ़ा लेते हैं? क्या जरूरत है? अंग्रेजी या हिंदी या गुजराती या मराठी हम क्यों पढ़ाते हैं? संपूर्ण बच्चों के व्यक्तिमत्व विकास होने के लिए सर करिकुलम जरूरी है। किसका विकास होने के लिए? व्यक्तिमत्व विकास बच्चों का। ठीक ठीक, फाइन। और ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जैसे हम स्किल रिलेटेड उनकी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, फिर सोसाइटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड उनको डेवलप कर सकते हैं सबसे। बिल्कुल सही। और भी कुछ आपको साइकोलॉजी में जितने भी टर्म्स याद हैं, एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन, इंटेलिजेंस, लिविंग, वैल्यूज, जो भी कुछ याद आता है आप सारी चीजों को अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और ये सारी चीजों को डेवलप करना शिक्षा की जिम्मेदारी है। बच्चे लेंगे कहाँ से? देखिए कई चीजों में ऐसा होता है कि मूवीज आती हैं, बच्चे अपने आप से देख लेते हैं। शिनचैन और कार्टून नेटवर्क बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े पॉपुलर हैं। और थोड़ी सी मैंने जितने कार्टून देखे उसमें मुझे डोरेमोन या डोरेमोन जो भी बोले आप, डोरेमोन या डोरेमोन जो है वो डोरेमोन मुझे एक ऐसा लगा जिसमें कुछ क्रिएटिविटी भी है, प्लस एक मार धाड़ थोड़ा कम है, एक खाली जियान, पर दैट इज फाइन इनफ। बच्चों में ये चीज होती है, वो भी समझना जरूरी होता है। पर बाकी आप कहीं भी देखें तो जिताना हराना ये खतरे में है, और उसको भगाना है, इसको मारना है, पीटना है। और वहां से जो हमारे बच्चे वो मारना पीटना समझना शुरू करते हैं, वो मारना पीटना ही जल्दी समझ लेते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मारना पीटना हमको नहीं है, इसका उद्देश्य है कि बचाना है, हमारे पृथ्वी को बचाना है। जो कार्टून है उसमें आ जाता है कि पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी खतरे में है, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे, क्योंकि उनके पास हम पूरा टाइम बैठ नहीं पाते हैं, तो बच्चे अपने तरीके से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। वो सिर्फ मार धाड़ पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो टाइम ज्यादा होता है। और ये जो बोलना है कि पृथ्वी को बचाना है, वो 1 बार 2 बार या 3 बार ही बोला जाता है, पर फाइट बार बार आता है, बार बार आता है। बच्चे फाइट ज्यादा सीख लेते हैं। तो नो चीजें अच्छी बुरी दोनों साथ में दी जाती हैं, मतलब दोनों ही साथ में है। पर चूंकि उसका विश्लेषण या एनालिसिस करने वाले साथ में नहीं है, तो बच्चे अपने तरीके से, उनको जो पसंद आता है, जो अच्छा लगता है, वो अपने तरीके से ले लेते हैं। करिकुलम का ये भी काम है कि वो ये ध्यान रखे कि बच्चों में कौन से मूल्य हमको निहित करना है। भाषा में हमने जो भी, आपने सुने के अंडे देने वाली मुर्गी, ये ऐसे निबंध हमने सभी ने लिखा है, सभी ने लिखा है। इसका मूल उद्देश्य ही था कि भाई लोभ नहीं करना है, और वो लिखवाया भी गया हमको, टीचर ने, सभी ने लिखा कि लिखो क्या सीखते हैं इसमें से, सीख क्या मिलती है आपको, चाहे मराठी में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ या अंग्रेजी में पढ़ाओ, सभी को ये कहानी बताई गई है। बट देन टू अफसोस की चीज ये है कि आफ्टर ग्रोइंग ऑल्सो, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वो ग्रिड
वो ग्रिड ही रह गई। वो इसलिए रही कि हमने क्लासरूम में हमारा मोरल सीख तो लिखवाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको फॉलो करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमारे अभ्यासक्रम ने भी नहीं लिया और एक शिक्षक के तौर पर हमने नहीं लिया, एक माता-पिता के तौर पर भी हमने नहीं लिया और उसी के चक्कर में ये हुआ कि भले हमने पढ़ाया लोगों को ये कहानी कि क्या बोलते हैं लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोभ तो है ही है। इन शॉर्ट करिकुलम ये भी निर्धारित करता है कि बच्चों में कौन से मूल्यों को निहित करना है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, इन सारी चीजों को करिकुलम तय करता है और इसीलिए करिकुलम की जरूरत है। मैंने शॉर्ट में ये लिखा है एंड आई होप यू कैन सी लाइफ के लिए एडजस्टमेंट, एडेप्टेशंस, आज की तारीख में पेशेंस, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, अगर मैं बोलूं कि इसकी कमी है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोग भी जो लोग कॉलेज, सारे लोग कॉलेज वाले हैं, हम लोगों ने भी देखा है हमारे बच्चों को और लाइफ को दे आर टेकिंग, इट इज नॉट दैट हम इजीली ही लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कोई इतना भारी है कि वाह वाह बाप रे बाप हम उससे दब के ही मर जाएं, इतना भी भारी नहीं है। पर फिर इतनी भी हल्की नहीं है कि जहां हवा बहती है हम उड़ के चले जाएं और उड़ते जाएं और इतने ऊंचे उड़ जाए कि फिर धमाकते के गिरे और हमारा सत्यानाश हो जाए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वी हैव टू हेल्प आवर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। करिकुलम का ये भी काम है और इसीलिए करिकुलम की जरूरत है। लाइवलीहुड, हम कुछ भी काम करते हैं, गांधी ने भी कहा है और रियलिस्टिक एजुकेशन फिलोसफी में रियलिज्म जो है वो ये कहता है कि कोई भी शिक्षा जो किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कमाई करने में मदद रूप नहीं होती, ऐसी शिक्षा को उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं चाहिए वो शिक्षा, वो उसको शिक्षा बोल ही नहीं सकते। दिस लाइवलीहुड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड करिकुलम को ये भी देखना है कि बच्चे कमा पाए, कुछ तो करें। सोसाइटल डेवलपमेंट, कल्चर, वैल्यू एडिशन, ये सारी चीजें जरूरी है क्योंकि हम और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमको ये भी करिकुलम को ये भी ध्यान रखना है कि तुम सामाजिक प्राणी हो। समाज शास्त्र में या समाज विज्ञान में हमने ये चीज पढ़ाया ही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बराबर। और फिर हमने कितना ध्यान रखा और हमारे बच्चों को वर्गखंड में या क्लास में, कक्षा में हमने कितना सिखाया है कि सामाजिक प्राणी हो, ये तो देखना रहा। संस्कृति, मूल्य, इनहेरिट, डेवलप एंड ट्रांसमिट। शिक्षा नॉर्मली कामकाज क्या है, हम पुरानी चीजें जो हमारी अच्छी हैं हम उसको भी लेते हैं। आज की तारीख में कुछ एडवांसमेंट हुआ है तो ये भी जरूरी है कि हम थोड़े एडवांस भी करें। अब जरूरी नहीं है कि पहले बैलगाड़ी चलती थी तो आज भी हम बैलगाड़ी पर बोले अरे हम तो हमारी संस्कृति ठीक है यार, तब वो टाइम पे नहीं था तो नहीं लिए, अब आज है, कार है और हम खरीद सकते हैं। पर कार का उपयोग कितना करना ये भी हमको तय कर रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विषय है। तो हमको ये भी समझाना कि कार खरीदो, कार का उपयोग भी करो, बाइक भी खरीदो, बाइक का उपयोग, पर देख लो कि जहां जरूरी है वहीं। आज हम चलना फिरना हमने बंद कर दिया, बाइक पे चलना है, कार पे चलना है और फिर सुबह सुबह 6 बजे कार लेकर जाना है, बोले अब हम जाएंगे जिम। घर में काम करना नहीं है हमको और फिर फिटनेस के लिए हमको दोपहर 2 बजे या 3 बजे से जाना है जिम। तो वी हैव टू थिंक ऑफ, करिकुलम का ये भी काम है कि वो देखे, समझे और समझाए कि क्या हमारी पुरानी विशेषताएं थी उनको आप इनहेरिट कीजिए, लीजिए, कुछ एक जहां चेंज करना है उसे चेंज कीजिए और फिर उसको डेवलप कीजिए और आगे आपको ट्रांसमिट भी करना है। आज हमने जो पाया है आज हम किसी को दे रहे हैं, आप भी किसी को दे रहे हैं। आज जो ले रहे हैं वो चीजें वो कल किसी को देंगे। इट इज ऑल अबाउट इनहेरिटिंग, डेवलपिंग एंड ट्रांसमिटिंग। तो करिकुलम के थ्रू हम हमारी संस्कृति को भी इनहेरिट, डेवलप और ट्रांसमिट करवाते हैं और वो भी किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए एकदम जरूरी है कि वह, क्योंकि यही संस्कृति है जो हर व्यक्ति में अनुप्राणित है और जो हर व्यक्ति को जीवन भी देती है। एंड अल्टीमेटली एक अच्छे नागरिक को बनाना है, तैयार करना है, वो भी जिम्मेदारी करिकुलम की है। कौन तैयार करेगा, कौन तय करेगा कि अच्छा नागरिक कौन है? ओके, तो ये अभ्यासक्रम है
और ये अभ्यासक्रम बनाने वाले हम ही लोगों में से कोई हैं। वो लोग सोचते हैं कि देश को कैसा नागरिक चाहिए, थोड़ा उसमें कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा कोशिश करते हैं सभी लोग मिलजुल कर कि हम कुछ अच्छा और बेहतर बनाए। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने जो बनाया है वही हमको करना है, कई बार हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है। करिकुलम एक और चीज बताऊं कि करिकुलम के बहुत सारे प्रकार हैं, आगे हम देखेंगे। कुछ करिकुलम तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ होता है, पर फिर भी हम कर ही लेते हैं। एक आध उदाहरण, बहुत सामान्य उदाहरण है उसके, तो आएंगे आगे तब मैं बताऊंगा आपको। पर वो करिकुलम भी एकदम जबरदस्त, मतलब जबरदस्त तरीके से होता है और लोग उसको सीखते भी हैं, समझते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं। हम लोगों ने भी किया है, आज भी मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं। ओवरऑल ये मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, बाकी आप लोगों ने जो कहा है दैट इज एकदम स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड था। मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिया, इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। द नेक्स्ट कम्स इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं? Anyone from your side? Could you please help me? What do you feel could be the principles of curriculum? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? थियोरेटिकल बेस्ड हाँ जी। और प्रैक्टिकल बेस्ड। हाँ, ठीक, वेरी गुड। प्रैक्टिकलिटी ये एक प्रिंसिपल हो सकता है, वेरी गुड। और कुछ जरूरी है अभी? टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन फाइन, दैट आल्सो इज फाइन इनफ। मॉरलिटी मोरालिटी ठीक है, ओके फाइन। एनीथिंग एल्स? कुछ एक चीजें आपने कर दी, बना दिया, फिर हम चेक करते हैं या नहीं करते हैं? वैल्यू वैल्यू हो सकता है। हाँ, वैल्यू ठीक है। और वो वैल्यू को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना क्रिएटिविटी सर, क्रिएटिविटी, वो भी ठीक है, दैट इज फाइन। पर फिलोसफी हो सकती है ना, फिलोसफी भी हो सकती है। हाँ, फिलोसॉफी भी है, वो भी है। पर इन सारी बच्चों चीजों को के हाँ जी। स्टूडेंट्स के एज के हिसाब से और उनके आईक्यू के हिसाब से भी करिकुलम होना चाहिए। ठीक, कंसिडरेशन बिल्कुल सही, कंसिडरेशन ऑफ एज। क्यूरियोसिटी सर। फाइन, ओके। इवैल्यूएशन हो सकता है कि नहीं? इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? हो सकता है। वी डू इवैल्यूएशन ताकि हम रिफ्लेक्ट कर सके कि भैया क्या हुआ। तो ये भी एक प्रिंसिपल है इसका, इवैल्यूएशन फॉर रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमको अगर प्रिंसिपल बोलना है तो वी कैन से समथिंग लाइक दिस, दैट इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट। हमको तीन चीज को ध्यान रखना है। व्यक्ति, अगर हम किसी भी एक को छोड़ देते हैं तो हमारा सत्यानाश निश्चित है, और वो करिकुलम कभी भी अप टू डेट नहीं होगा तो नहीं होगा। चाहे व्यक्ति को छोड़ दिया आपने, या समाज को छोड़ा, या समय को छोड़ा, तीन इसके करिकुलम के अभ्यासक्रम में अविभिन्न और अविच्छिन्न अंग हैं। अप्रोप्रिएटनेस विथ रेस्पेक्ट टू एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो ध्येय हैं उसके साथ इसको मैच होना है करिकुलम को। तो अपने मन से नहीं चला जाएगा कि हमको ये करना है, हम तो ये लेंगे, हम तो वो लेंगे, वो नहीं। शिक्षा ने कहा है कि हमें एक देश को एक अच्छा नागरिक चाहिए, और ये नागरिक हम शिक्षा से तैयार करेंगे। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। तो
देश को एक अच्छा नागरिक चाहिए और हम इसे शिक्षा से तैयार करेंगे। ये चीज़ शिक्षा का ध्येय है। करिकुलम को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि शिक्षा की ये ज़रूरतें हैं, ये उद्देश्य हैं, तो हमको शिक्षा के इस ध्येय की पूर्तता करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और करिकुलम फिर ऐसा ही बनाया जाता है, उसमें वो विषय वस्तु रखा जाता है कि जो बताए कि हाँ, एक अच्छा नागरिक जो है वो तैयार होगा। आप किसी भी अच्छे कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखेंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कुछ एक खास बातें होती हैं और वो खास बातों में एक चीज़ ये आती है कि उनके वहाँ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि सीट्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं, जैसे हमारे वहाँ इंजीनियरिंग में एक बार कॉलेज ले लिया, तो 200 सीट है हमारी सब या 120 सीट है मैनेजमेंट में, तो 120 सीट हमारे फिक्स हो गए। हर साल आप 120, 120, 120 लेते जाएँ, तब तक लेते जाएँ जब तक आप कॉलेज बंद ना करें या बच्चे आते बंद ना हो जाएँ, तब तक आप 120 ले सकते हैं। आम तौर पर हमको ये सोचना है कि क्या ये सच में ज़रूरी है कि हर बार हम 120 ही लें? कभी ज़रूरत ज़्यादा होती है। मुझे अभी भी याद है कि 90s में एकदम से एमबीए और एमसीए इसका जो विस्फोट हुआ था, बड़ा अर्थ वो पूरा 10 साल एमबीए एमसीए के पीछे हाथ धोकर लोग पड़े थे और एमबीए एमसीए कर लिया तो ज़िंदगी आपकी बन गई और नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाएँगे, कुछ वैसा माहौल बन गया था। ओके, आज वही एमबीए एमसीए हमको देखना रहा कि क्या हाल है उसका। और अगर ये हाल है, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हमारे सिस्टम और हम लोगों ने सबने मिलके किया है। हम एक साथ एक ही ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। और अगर हम ये तय करते हैं कि हमको कितनी सीट्स लेनी है और इसके लिए अगर हम पहले हमारे देश में कहीं भी ये निर्धारित करते हैं कि आने वाले 5 सालों में कितनी नई स्कूल्स खुलेंगी। इन नई स्कूल्स में हमको कितने शिक्षकों की ज़रूरत होती है। हमको 50,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, तो 50,000 के सामने हम 60,000 शिक्षक तैयार करें इन 5 सालों में। हमको उतने ही तैयार करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो शायद सभी को नौकरी भी मिलेगी, रोज़ी भी मिलेगी और क्वालिटी भी आएगी। लेकिन अगर हमने ऐसा ही है कि हर साल हम 50,000, 50,000, 50,000 तैयार करते जाते हैं, तो तब तक आप 2.5 लाख तैयार कर लिए और 2.5 लाख के सामने आपको ज़रूरत है सिर्फ 50,000 की। वो भी आपका प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया, 5 साल वाला 10 साल में चला गया। तब तक तो 5 लाख बच्चे तैयार हो गए। प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम तो आएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो। और अगर हम ये करते हैं तो फिर लाइवलीहुड वाली बातें जो हैं वो तैयार होंगी और अच्छे से होंगी। और करिकुलम को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे अगर जो इस चीज़ में नहीं, तो दूसरे और कौन-सी चीज़ें हैं जिनमें हम उनको तैयार करें, तो वो अपनी लाइवलीहुड मैनेज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज गोल्स एंड एस्टेब्लिश लर्निंग एक्सपीरियंस। संयोजन करना है, मिलाना है और निर्धारित करना है। क्या? तो कौन से अध्ययन अनुभव लेंगे बच्चे? क्या सीखना है उनको? इसको ढंग से ऑर्गेनाइज करना है। फ्लेक्सिबिलिटी ये करिकुलम का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, किसी भी करिकुलम का। इट्स शायद मुझे नहीं मालूम कि हमारे वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये आप लोग भी सोचना रहा। आमतौर पर हम लोग अभी पंचिंग वाला काम का चालू है सभी जगह। अब हमको ये तय करना है, एक साइड हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी शुरुआत कहाँ से होती है? एक साइड हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमें ये भी सिखाना है, वो भी सिखाना है, सर्वांगीण विकास कर देना है, पर हमारे पास उतने शिक्षक हैं, कौन सिखाएगा? किसी को अभी तबला सीखना है, आप ही में से किसी का मन हो गया कि अभी हमें तबला सीखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आपको तबला सिखाना चाहिए ये छोड़कर, और क्या मेरी ताकत है कि मैं सिखा पाऊँगा आपको? अगर मैं नहीं तो दूसरा कहाँ से मैनेज होगा? We have to understand that thing also and then we have to move ahead. Overall, if we see करिकुलम का एक एस्पेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है और हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी रहती है। प्रैक्टिकलिटी अभी आप में से किसी ने कहा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए, तो करिकुलम ये भी निर्धारित करता है कि कितना प्रैक्टिकल रखना है, क्या करना है, कौन से एस्पेक्ट्स। अभी आजकल एक्टिविटी खूब सारे आते रहते हैं, तो वो सब एक्चुअली एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की जा रही है। कितना हुआ है ये अभी तय करना बाकी है, कितने सक्सेसफुल रहे हैं ये तय करना बाकी है।
पर थोड़ा रोल हमारा भी है। हम लोगों को भी इसमें हमारा योगदान ढंग से देना पड़ता है, सिर्फ करिकुलम बनाने से नहीं हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अगर ठीक नहीं है आपका, तो आप कितना भी बढ़िया करिकुलम बना लीजिए, कितना भी बढ़िया करिकुलम बना लीजिए, अगर देने वाला ही ठीक नहीं है, तो सत्यानाश तो होना है, तो होना है, तो सत्यानाश ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। एक करिकुलम का प्रिंसिपल ये भी है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन हम करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। हमको देखना है कि क्या क्या गड़बड़ी है। हम लोग अभी पिछले 3 साल से हम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी स्थापित किया। हमारी कॉलेजेस पुरानी है, पर यूनिवर्सिटी हमारी नई है। तो पिछले 3 साल से हम लोग हर साल करिकुलम पहले साल बनाया, अब उसमें जितना चेंज आते जाता है उतना चेंज हम लाते जाते हैं। देख रहे हैं बच्चों को कहाँ तकलीफ पड़ रही है, जिन चीज़ों में तकलीफ पड़ती है उन चीज़ों को हम चेंज करते जा रहे हैं, नई चीज़ें जो आ रही है उसको ऐड करते जा रहे हैं। एवरी ईयर हमने मैंने मेरे डिपार्टमेंट में सभी को बता के रखा है कि आप लोग सिलेबस का एक पन्ना अपने पास हमेशा रखिए, और कुछ भी आपको ध्यान में आता है कि ये नया टॉपिक है और ये हमको रखना है थोड़ा, तो वो आप रखेंगे। एक टॉपिक हमने लास्ट यूनिट हमेशा हमारा ये रखा है कि कंटेम्पररी रिसर्चेस, जो भी सब्जेक्ट हो उसमें पिछले 1 साल में कितना रिसर्च हुआ है और क्या रिसर्च हुआ। कोई भी 5 रिसर्च निकाले और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मालूम तो हो कि दुनिया क्या कर रही है और कहाँ जा रही है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं। हमारा काम है शेयर करना, और वो शेयर करने के बाद फिर बच्चे अपने तरीके से देखेंगे। हमने एक दिशा दी है, उनको आगे बढ़ना है, थोड़ी चर्चा भी कर देंगे। सिर्फ एक कंटेम्पररी रिसर्च इतना रखने से हमारा सिलेबस ऑल टाइम अपडेटेड रहता है। पर अगर इसमें मेरा अध्यापक, मेरा टीचर वो थोड़ा ढीला पड़ता है तो शायद तकलीफ हो जाती है। अगर वो समझता नहीं है और वो नहीं समझ पाता है, वो नहीं ढूंढ पाता है चीजें, तो बच्चे तो क्या करेंगे। ओवरऑल वी डू इवैल्यूएशन फॉर रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन भी करते हैं और करना ही चाहिए, और किसी भी करिकुलम का ये बेस होता है। रिफ्लेक्शन तो एकदम जरूरी, ये नहीं कि एक बार बना दिया तो फिर अब 10 साल 15 साल चलता है यही चलेगा, नॉट लाइक दैट। आजकल टेक्नोलॉजी के चक्कर में चेंज इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है, तो वी हैव टू थिंक ऑफ अभी आजकल इन दिनों शायद इंजीनियर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का कितना डिमांड है। सारे लोग, सबको कंप्यूटर इंजीनियर ही बन जाना है। हमारे गुजरात में हमने देखा है कि सबको कंप्यूटर इंजीनियर बन जाना है। मैकेनिकल की ज्यादातर सीटें खाली है, इलेक्ट्रिकल की ज्यादातर सीटें खाली है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 4-5 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, इतने कंप्यूटर वाले निकल के जाएंगे कहाँ। और अगर मैकेनिकल में नहीं जाते लोग, इलेक्ट्रिकल में नहीं जाते लोग, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की जरूरत नहीं है हमारे समाज को। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएंगे। जो लोगों ने 10 साल पहले किया है और अभी किसी दूसरे बिजनेस में चल गए, क्या वो लोग इसके लायक हैं जो वापस से 10 साल बाद अभी अब उनकी जरूरत पड़ी है और कोई नहीं है तो उनको ले लें, वो चलेगा। These are some questions। हमारे बीएड में मुझे अभी भी याद है कि मैं बीएड कॉलेज के साथ लिंक हूँ। 7-8 साल मैंने कंटिन्यूस देखा, आज की तारीख में भी प्योर मैथ्स वाले, बीएससी मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स वाले हमको बच्चे ही नहीं मिलते। पिछले 3 साल से भी मैंने एक भी बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स वाला मेरे पास आया नहीं है। साइंस वाला आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 2-4 फिजिक्स वाले 4-5 आ जाते हैं, केमिस्ट्री वाले 1-8 आ जाते हैं, बायोलॉजी वाले मेरे पास 20 आ जाते हैं। 20 लोग बायोलॉजी वाले हैं, 25 में से 20 लोग बायोलॉजी वाले आ जाते हैं, 3-4 लोग फिजिक्स वाले, 1-8 केमिस्ट्री वाला, मैथ्स वाला एक भी नहीं। अब सोचना ये रहा कि अगर ये आलम है तो फिर बच्चे तैयार कैसे होंगे, और जो बच्चे स्कूल में हैं उनको मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा। क्या फिजिक्स वाला मैथमेटिक्स एकदम बढ़िया से पढ़ा लेगा। बायोलॉजी वाले को साइंस टीचर नॉर्मल स्कूल लेवल में देखेंगे तो मैथ साइंस टीचर थोड़ा कॉमन रहता है, तो क्या साइंस वाली लेडी जो बायोलॉजी पढ़ा रही है कोई नहीं है अभी तो, और उसको हम बोल देते कि चलो आप मैथ्स पढ़ा लो, तो क्या वो ठीक से पढ़ा रही है। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी काम की है। और क्या फ्लेक्सिबिलिटी का ये मीनिंग है कि बायोलॉजी वाले टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ा ले, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। हमको ये भी तय करना है और थोड़ा क्लियर भी करना है। We do the revision for effectiveness, and ultimately principle of curriculum check the past, focus and believe in present and prepare for future। हमको हमारा पास्ट भी देखना है, आज क्या जरूरत है वो भी देखना है, और कल को क्या जरूरत आ सकती है ये भी देखना रहा।
फिर ये नहीं कि हम बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी शब्द आ गया है तो उसको लेके हमको हमारे पॉपुलेशन को भी देखना है, हमारी स्थिति को भी देखना है और हमारी परिस्थितियों में हमें किस चीज की जरूरत है वो हमको तय करना है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे देश ये कर रहे हैं तो हमको भी ये करना है। नो, नॉट लाइक दैट। लेट अस सी इज इट रियली रिक्वायर्ड फॉर अस। और अगर हम वैसे करके जाते हैं तो भी हम काम के रहते हैं, वरना तकलीफें हमारे लिए एकदम सामने, हमको जकड़ने के लिए, दबोचने के लिए एकदम तैयार है। नेक्स्ट कम्स फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। अगर कभी भी हम फाउंडेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में क्या करिकुलम का फाउंडेशन क्या क्या हो सकता है, तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी सभी लोगों ने सुन लिया होगा, 2020 एनईपी 2020। कोई भी देश की उसकी अपनी एजुकेशन पॉलिसी वो बेसिस है, वो करिकुलम का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, वो करिकुलम का बंधारण या कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो उसको फॉलो करना है। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, समाज की जरूरतें, लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। कोई भी करिकुलम कभी भी कुछ भी, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को, सभी व्यक्ति को, सभी चीजों को, सभी कार्यों को, सभी को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहकर काम करना है। तो ये करिकुलम को भी वो चीज तो करना है। यही सब चीजें जो है ये इसके बेसिस हैं। दे आर द फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर। ये ठीक है? यस सर। अब मुझे ये बताइए, लंच के पहले अभी 10 मिनट है आपके पास, कि व्हाट कुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। जैसे हमने अभी टीचिंग के लिए कहा था, एजुकेशन के लिए त्रिध्रुवी, बराबर, 3 पोल्स, तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो वैसे करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? मैंने बता दिया है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, पर फिर भी व्हाट कुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम? सर वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सोसाइटी को बेनिफिशियल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक टाइम मैनेजमेंट तो हो ही सकता है, बिल्कुल। टाइम को आपको ध्यान में रखना है कि कितने समय में, 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में हमको ये पूरा करना है। आज 2 सेशन है, 2 सेशन में हमको इसको पूरा करना ही करना है। ओके। एक पर्टिकुलर जिस भी स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं, हाँ, पर्टिकुलर क्लाउड हमारे पास बीकॉम के लिए बना रहे हैं, बीएससी के लिए बना रहे हैं, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसका 3 साल का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए और बेनिफिट सोसाइटी होना। ठीक है ठीक है। तो डिजाइन ऑफ सिलेबस। हाँ, विषय वस्तु इसका कंपोनेंट हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। और आपने इससे पहले जो कहा, मेरे ख्याल से आपको उसको हम थोड़ा और अच्छे से बोले तो लेवल और उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, हम ऐसा बोल सकते हैं कि करिकुलम का एक कंपोनेंट लेवल भी देखना होता है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो है वो उसका एक उद्देश्य हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका कंपोनेंट, एस्पेक्ट, एलिमेंट, कुछ भी जो बोले वो सही। स्टूडेंट एंड टीचर सर। स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। मेथोडोलॉजी सर, मेथड आणि Methodology. रिसोर्सेस। हाँ, पेडागोगी, ठीक है, ओके। पेडागोगी, अब इसी में हम, हाँ, रिसोर्सेज, ओके फाइन। ये पेडागोगी में हम रिसोर्सेज भी ले लेंगे और टीचर स्टूडेंट भी हम इसी में ले लेंगे, ओके फाइन। फिर और अध्ययन अनुभूति सर। अध्ययन अनुभव, ठीक है, ओके फाइन। ये हम उद्देश्य के साथ जोड़ देंगे, फाइन, ओके। दिस इज है, पर हम इसको उसके साथ जोड़ देंगे। और क्या हो सकता है कंपोनेंट? अभी भी एक चीज बाकी रहे, आप चेक कैसे करेंगे? ऑल सब्जेक्ट कितना आ रहा है? वैल्यूएशन सर। इवैल्यूएशन, दैट इज वन ऑफ द सर कंपोनेंट। इंस्ट्रक्शन को देंगे वो। इंस्ट्रक्शन वो आ गया आपका ऑब्जेक्टिव में, हम ले लेंगे उसको। और सर स्टडी स्किल्स। अभी
स्टडी स्किल्स, हाँ ठीक है, अब वो भी हम उसको ऑब्जेक्टिव ही है उसका कि ये स्किल्स डेवलप होने चाहिए, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे। लैंग्वेज Fine. स्किल्स, हाँ, सारे स्किल। इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए आप लोगों ने जो कहा ईच ऑफ देम आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, पर अगेन आप लोग एकदम स्पेसिफिक हैं कि ये पिन पॉइंट ये चीज फाइन वो है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसको अगर हम जमाएंगे तो सबसे पहले किसी भी करिकुलम के लिए एक धारणा वो बहुत जरूरी होता है। इसकी शुरुआत ही वहां से होती है कि बच्चे को अभी जो लेवल हमने कहा लेवल कि बच्चे कौन सी एज ग्रुप के हैं, इस एज ग्रुप वाले बच्चे क्या चाह सकते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे तैयार करना है, वो क्या क्या पचा सकते हैं। हम ऐसी कुछ धारणा हमारे मन में है कि 2 साल का बच्चा इतना बोल सकता है तो हमको वही चीज सिखाना है। 3 साल वाले बच्चे जूनियर नर्सरी वाले जो है नर्सरी वाले बच्चे को हम पूरा साल ABCD में ही निकाल देते हैं और 26 लेटर सिखाने में हम 1 साल निकाल देते हैं। अब उसका लेवल जो है वो टाइप का ही है, इसीलिए तो हमको ये तय करना है कि अभी इसका स्तर क्या है और वो क्या ले सकता है। तो इसके लिए हम कुछ धारणा बनाते हैं। ये धारणा जो है यही एजम्पशन बनती है और ये प्राइम कंपोनेंट है करिकुलम का। दूसरा गोल या ऑब्जेक्टिव कि क्या क्या बच्चे सीखेंगे, कौन से स्किल आएंगे, कौन से स्किल सीखने चाहिए बच्चे, क्या होना चाहिए, ये गोल हो जाएगा। कैसे सीखेंगे वो कंटेंट हो जाएगा, कैसे सीखेंगे वही पेडागोगी में भी आएगा। उन्होंने क्या सीखा, सब कुछ करा तो लिया, क्या सीखा तो वो इवेल्युएशन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड अल्टीमेटली अभी क्या हम कहाँ पहुंचे, स्टेटस क्या है, जो भी कुछ है उसका स्टेटस क्या है, क्या शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं, करिकुलम जो शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को फॉलो कर रहा था, चीज कर रहा था या फिर उसकी मदद कर रहा था पूर्णता में, क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं पूरे हुए हैं तो क्या कमी है, ओके, और अगर पूरा हुआ है तो कितना पूरा हुआ है, कहाँ चेंज की जरूरत है। ये रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओवरऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। और मेरे ख्याल से हाँ जी, कोई सवाल है यहाँ तक किसी को? फाइन। मेरे ख्याल से लंच टाइम आपका 12:30 का है। जी सर। हाँ, तो मुझे लगता है आप फिर हम वापस कितने बजे मिल रहे हैं? 1:30 सर बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे। हाँ, तो यू कैन हैव योर लंच टाइम एंड वी मीट एट 1:30। हम आगे का कार्यक्रम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक, 1:30 बजे। जी सर जी, थैंक यू सर, जी। थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स आप लंच कर लीजिए, 1:30 बजे अपना सेशन शुरू करेंगे आगे। ओके ओके मैम।